बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 11 के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाओं मुख्य रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं गैसों के बारे में। गैसों के नियम आपने जान लिए हैं, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है वह जान ली, संयुक्त गैस समीकरण क्या होती है वह जान ली, और डाल्टन के आंशिक दाब के रूप का नियम जो है वह आपने जान लिया। आज हम बात करेंगे यहाँ पे गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के बारे में। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि एक कमरा है, उसमें गैस भरी हुई है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल गैस तो भरी हुई है, लेकिन गैस जो रहेगी वो अकेली गैस नहीं रहेगी, वो क्या होगी, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई रहेगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। अच्छा जी, उनको आप अणु बोल रहे हो, मान के चलते हैं कि इस जो ये रूम है उसमें यहाँ पे अनंत अणु होंगे, ठीक है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि गैसों का जो टोटल आयतन होगा, गैसों का जो यहाँ पे आयतन होगा वो एक में अणु को निकाल करके देखता हूं। मान लीजिए बहुत सारी पूरी की पूरी गैस भरी हुई है, और उन गैस में से एक अणु को यदि मैं निकाल लेता हूं तो एक अणु का जो आयतन होगा वो पूरी गैस के आयतन के तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा, ठीक है। यानी कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। तो यही पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स है वो आप अपनी जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में ये फील कर सकते हो, ठीक है। और आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको आप एक बार रिपीट मार रहे हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल है लेकिन ईजी है, समझेंगे ध्यान से। प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। समान गैस के अणु समान होते हैं, और भिन्न गैसों के अणु क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य आपने एक बात जानी थी पहले कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यहाँ पे एक बल काम करता है इनके अणुओं के मध्य, वो क्या होता है, अंतराण्विक बल, ठीक है। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होता है, या फिर बोल सकते हैं नगण्य होता है, ठीक है। इसलिए तो आपने देखा होगा ना कि माचिस की डिब्बी में या किसी भी डब्बे में यदि आप गैस भर के रखते हैं तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे वो पूरे रूम में फैल जाएगी समान रूप से। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। गैस के अणुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। यानी कि दो बातें हमने जानी यहाँ पे कि जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो भी क्या होगा, नगण्य होगा, और जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो भी क्या होगा, नगण्य होगा। किसी भी गैस का जो कुल दाब होता है, किसी भी गैस का जो कुल दाब होता है, गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब तक गैस के अणु पात्र की दीवारों से नहीं टकराएंगे तब तक गैस का यहाँ पे दाब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, दाब आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि कमरे में यदि गैस भरी हुई है तो जो अणु रहेंगे वो क्या करेंगे, रैंडमली, ठीक है, रैंडमली वो क्या होंगे, दीवारों से टकराते रहेंगे। दीवारों से टकराते रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक प्रेशर उत्पन्न होगा, यानी कि एक दाब उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, गैसों का दाब या फिर गैस का दाब, एक गैस है तो। अच्छा जी, गैस के अणु हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, किंतु दूसरे अणुओं से, यानी कि ये तो क्या करेंगे, सीधी रेखा में गमन करते हैं। यानी कि ऐसे मानो कि कोई अणु है, दो अणु में लेके चलता हूँ, एक अणु है, ठीक है, वो ऐसे आ रहा है, एक अणु ऐसे आ रहा है, ठीक है तो इनकी सीधी ही रेखा, ठीक है, यानी कि इनकी गति जो है वो तो सीधी है, इस वाले की ऐसे है, इस वाले की ऐसे है। लेकिन हम देखते हैं कि ये अणु जो रहेंगे ना, इस वाले पॉइंट पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर के क्या होंगे, यहाँ पे टकरा जाएंगे और अपना मार्ग यहाँ पे क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। और पात्र की दीवारों से टकराएंगे तब भी अपना मार्ग यहाँ पे क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। किंतु दूसरे अणुओं से तथा पात्र की दीवारों से, दूसरे अणु या फिर पात्र की दीवारों से टकराकर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेते हैं, तथा इस प्रकार से होने वाली गैस के अणुओं की गति को टेढ़ी मेढ़ी या फिर जिग-जैग गति कहते हैं। इस तरह के आपने डायग्राम्स बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये चल तो सीधा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मान लो इस वाली जगह पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, कोई दूसरी गैस आई होगी, ठीक है, और ये इधर हो गया। इस वाले पॉइंट पे कोई दूसरी गैस आई होगी तो ये इधर हो गया। यानी कि देखा जाए आइडियल रूप से, आदर्श रूप से, तो ये भैया सीधी रेखा में ही गमन कर रहे हैं, लेकिन पात्र की दीवारों से टकरा जाए क्या पता, ठीक है, बीच में कोई दूसरा यहाँ पे मान के चलिए कोई अणु आ जाए, उससे टकरा जाए, तो ये क्या करेंगे, अपना जो यहाँ पे मार्ग है उसको क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है। बढ़े आगे, चलो जी अगला पॉइंट देखिएगा। गैस के अणुओं को गोलाकार माना गया है, ठीक है, माना गया है। गैस के अणुओं को क्या माना गया है, गोलाकार माना गया है। इस कारण से गैस के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करें
प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं, ठीक है, जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी वहां पे रहेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। गैसों की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप किसको बोला जाता है पता ही है आपको, ठीक है, परम ताप के समानुपाती होती है, यानी कि KE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे इसकी समीकरण की, अनुगतिक समीकरण क्या होती है, तो दो वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं। वैसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे बट फिर भी आप याद रख सकते हैं, क्लासियस एंड क्रोमिंग। क्लासियस एंड क्रोमिंग के अनुसार गैसों की अनुगतिक समीकरण को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कैसे, यदि मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, PV इक्वल टू 1/3 MnV²। क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे तो Mn को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे कैपिटल N मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो कि N यहाँ पे बहुत सारी गैसों के अणु हैं, ठीक है, और उनका जो मास है वो कितना है, यहाँ पे प्रत्येक का M है, स्मॉल m, और यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M आपका हो जाएगा। अच्छा जी, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा 1/3 और यहाँ पे न्यू आपको पता ही है। अच्छा जी, न्यू की यदि वैल्यू निकालना चाहो तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3PV अपॉन, कैसे करेंगे इसको देखेंगे, यहाँ पे न्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 3 को इधर गुणा कर दो, कितना आएगा 3PV बटे नीचे क्या जाएगा, यहाँ पे M यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कि न्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो आप एक काम करो, यहाँ से दोनों तरफ आप रूट कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा, √3PV अपॉन M, √3PV अपॉन M। और एक बात आपने जान रखी है कि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। यदि मैं n बराबर 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, n बराबर यदि मैं 1 लेके चल रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे RT के बराबर आ जाएगा, यानी 3RT यहाँ पे ये हो गया। तो ध्यान देना भाई, P बराबर क्या है, गैस का दाब, V क्या है, आयतन है, N क्या है, मोलों की संख्या है, गैस के एक अणु का द्रव्यमान है, और इन दोनों को यदि मैं गुणा करता हूँ M × N तो ये बनता है क्या, टोटल द्रव्यमान कैपिटल M, संपूर्ण गैस का द्रव्यमान, या बोल सकते हैं गैस के संपूर्ण अणुओं का द्रव्यमान। और जो यहाँ पे न्यू था वो आपको पता ही है पहले से, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, इसे बोला जाता है RMS, ठीक है। आप बहुत बार इसको ऐसे भी देख सकते हैं, VRMS नाम से भी ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधा प्रदर्शित कर दिया क्या, न्यू, ठीक है, V का बिगड़ा हुआ रूप। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, सिंपल है ना, सिंपल गणित है, कुछ भी नहीं। यहाँ से ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, उसके बाद में तो काफ़ी ईजी यहाँ पे कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा वेरिएंस मैंने कहाँ पे किया है कि Mn को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया। क्यों, क्योंकि एक जो यहाँ पे एक अणु है, ठीक है, गैस का, उसका द्रव्यमान है क्या, स्मॉल m, जबकि n अणु है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे M × N, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या, कैपिटल M। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, एक बार इसको छापो, फिर उसके बाद में एक बार इसको छाप लो आप, है ना, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो जी, बढ़े आगे, आ जाओ भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे गैसों के विसरण के बारे में। गैसों का विसरण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। गैसों का स्वतः, यानी कि आपको पता है विसरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो ध्यान देना, गैसों का स्वतः या फिर अपने आप, स्वतः का मतलब क्या होता है, खुद न खुद, ये खुद क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे स्थान पे जा रहे हैं या फिर मिश्रित हो रहे हैं, अपने आप ही मिश्रित होने का गुण, ठीक है। यानी कि गैस यदि इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो किसी और के साथ में जाकर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, गैसों का विसरण बोलेंगे। क्लियर है। अब जो गैसों के विसरण का नियम था वो किसने दिया है भाई, वो दिया है ग्राहम ने, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे ग्राहम का विसरण का नियम, ठीक है जी। तो देखिएगा, समान ताप, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, ये जो कंडीशंस होती है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो ये जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में जब भी आप यदि नियम लिखते हैं तो नियम बाद में पढ़ा जाता है, पहले चीजें देखी जाती है कि वहां पे आपने क्या क्या कांस्टेंट किया है, ठीक है। चलो जी, समान ताप तथा समान दाब, यानी कि यहाँ पे मैंने बोल दिया टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। गैसों समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल, घनत्व। अच्छा, आप एक काम करो, आप ऐसे में समझो कि मैंने गैसों की विसरण की दर यानी कि रेट, ठीक है, रेट को मैं किसके समानुपाती कर रहा हूं, उनके घनत्व को मान लो क्या भाई, डी, घनत्व के वर्गमूल, घनत्व का वर्गमूल क्या हो गया यहाँ पे, √d हो गया, ठीक है। ऐसे समझो कि गैसों की जो रेट थी
उसको क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, आर मान लिया, ठीक है। विसरण की जो दर थी उसको आर मान लिया, स्मॉल आर। अच्छा, उसको किसके समानुपाती करना है तो वो जानकारी मुझे मिल रही है। घनत्व के, जो घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है डी, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। यदि समानुपाती बोलता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, रूट ऑफ डी। लेकिन भैया यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो जाएगा 1 में ये आपको करना है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1/√डी यहाँ पे आ जाएगा। यही नियम है किसका, यहाँ पे ग्राहम का विसरण का नियम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे आप कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√डी, जहाँ पे डी क्या है, गैसों का घनत्व है, और ये क्या है भाई, मेरे विसरण की दर है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझो। अब मैं मान लेता हूं कि दो गैसें हैं जिनका विसरण की दर है वो कितनी है, R1 और R2 है, ठीक है। यदि मैं पहली गैस के लिए देखूं, तो R1 क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D होता है, ठीक है। तो पहली गैस का जो विसरण का दर है वो मैंने कितना मान लिया, R1 मान लिया, और घनत्व जो है, और उनके जो घनत्व है वो कितने मान लिए मैंने, D1 और D2, D1 और D2। तो यहाँ पे पहली गैस के विसरण की दर कितनी आ जाएगी, 1/√D। ये कितनी आ जाएगी, ये दूसरे वाले की है, दूसरे वाले की विसरण की दर R2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D आ गया। यदि मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन, यदि इस वाले इक्वेशन में ये वाला जो डब्बा किया हुआ है उसमें यदि मैं इससे भाग देता हूँ तो आपको पता है सर यहाँ से तो R1/R2 आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या काम होगा, यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझो, 1/√D1 था, 1/√D2 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे 1/√D1 होगा, ठीक है। और ये उल्टा होकर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि √D2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। यानी कि देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, √D2/D1। तो आपका जो यहाँ पे R1/R2 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, √D2/√D1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपकी 1। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं है, बढ़ जाए आगे। अच्छा जी, ये वाली चीज़ आपको पता है, और नहीं भी पता है तो ध्यान रख सकते हैं, और ज़्यादा ही जानना है तो आप चैप्टर नंबर 1 देखिए। चैप्टर नंबर 1 में ये पूरी बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 में पूरी बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ कि जो अणुभार होता है m, वो क्या होता है, 2 गुणा वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है। अच्छा जी, यदि मैं वेपर डेंसिटी की डी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो वो कितनी आ जाएगी, तो आपको पता है सर ये आएगी क्या, m/2। यानी कितनी आ गई भी, m/2 आ गई। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ पहली गैस के लिए, ठीक है। पहली गैस के लिए मैंने मान लिया क्या, D1 घनत्व है, दूसरी गैस के लिए D2 घनत्व है। पहली गैस का जो अणुभार है वो m1 है, दूसरी का m2 है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आपकी नजर आ गई। अच्छा, आप यहाँ से सोचो कि आपने जब इधर यहाँ पे डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी 2 इक्वेशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आई है, 2 के मान आपके सामने निकल गए, यानी कि D1 की वैल्यू निकल गई और D2 की वैल्यू निकल गई। यानी पहला रिलेशन तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे D1 और D2 की वैल्यू को वहाँ पे रख दिया जाए तो ध्यान से समझो भाई मेरे, D1 और D2 की वैल्यू को, यानी कि D1 और D2 की वैल्यू को यदि आप वहाँ पे रख दोगे तो देखो भाई D1 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे m1/D, ठीक है, m1/D। तो मैं लिख देता हूँ, एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा सा ये इजी पड़ जाएगा, ठीक है। R1/R2 है ना, R1/R2, R1/R2 यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना होगा, D2/D1। वैल्यू रख लो आराम से, ठीक है। वैल्यू रखोगे आपके सामने क्या नजर आएगा, यहाँ पे R1/R2 = √m2/m1 आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली इक्वेशन की आप सहायता ले सकते हैं, आराम से ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। और ये जितने भी इक्वेशन है ना, उनको मैं लास्ट में एक बार लिख भी दूंगा, है ना, ताकि आपको पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ध्यान से समझेंगे, विसरण की दर का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बटे समय, ठीक है। तो R = V/T। अच्छा, आप देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, विसरण की दर पहली वाली कितनी, R1, ठीक है, दूसरी वाली कितनी यहाँ पे R2, ठीक है। अच्छा, V तो क्या है, यहाँ पे आयतन तो कांस्टेंट रख लिया हमने, नियत रख लिया, और टाइम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे पहली वाली का टाइम कितना मान लिया विसरण का, T1 मान लिया, दूसरे का कितना मान लिया मैंने यहाँ पे, T2 मान लिया, ठीक है। तो वापस से वही 3 बार काम किए मैंने डिवाइड वाले,
मैंने कितनी बार काम किया डिवाइड वाला 3 बार, तो वो R1/R2 कितना आ जाएगा यहाँ पे T2/T1 आ जाएगा। अच्छा पहली वाली इक्वेशन देखो, पहली वाली इक्वेशन से आपको क्या मिला था, तो आप देखेंगे R1/R2 बराबर कितना आया था, √D2/D1 आया था। क्लियर है। अच्छा दूसरी इक्वेशन देखी थी आपने, तो वो कितना आया था, R1/R2 की वैल्यू आई थी शायद, है ना, ये रही √M2/M1, √M2/M1, और यही किसके बराबर आया अब यहाँ पे T2/T1 के बराबर आया है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए यदि याद रखना है, तो न्यूमेरिकल के लिए तो आप इसको याद रखो, है ना, न्यूमेरिकल के लिए तो आप इसको याद रख सकते हो। बाकी यदि आपके सामने यदि एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसको डिराइव भी आपको करना है, तो ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, है ना। जितना मैंने यहाँ पे किया 1-2 बार करो अपनी मर्जी से, आराम से समझ आएगी, मैथमेटिक्स से सीधी सी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो ये क्या था भैया, गैसों की अनुगतिक समीकरण थी, अनुगतिक सिद्धांत आपने देख लिया। तो अब बढ़ेंगे हम अगली क्लास में आगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।